नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में आज हम आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका का पाठ लेंगे, जिसका नाम है शाम एक किसान। और ये एक कविता है, छोटी सी कविता है, आपके पाठ से ली गई है और इसके जो कवि हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो सक्सेना जी की जो ये कविता है, इसमें इन्होंने भोर के शाम का समय जो है, यानी कि सूर्यास्त का समय जो है, उस समय में प्राकृतिक वातावरण का यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है कि जो शाम का समय है, यानी कि सूर्यास्त का समय है, वो किस प्रकार हमें दिखाई देता है। तो जैसे कि इस कविता का नाम ही है शाम एक किसान, तो वो जो शाम है, सूर्यास्त का समय है, वो एक किसान के समान दिखाई दे रहा है, किसान की तरह लग रहा है, जो सिर पर एक पगड़ी पहने हुए और अपने पैरों में चादर डाले हुए और हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बैठा हुआ है। उस तरह का यहाँ पर कुछ चित्रण प्रकृति का सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने किया है। तो छोटी सी कविता है, बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको भावार्थ इसका मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी, बताऊंगी। और क्योंकि छोटी सी कविता है तो पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर भी हम कर लेंगे। तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक इसके भावार्थ को सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए और उसके बाद उसी से हम प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। तो शुरू करेंगे आज का सेशन, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि पाठ का नाम यहाँ पर मैंने दिया है कि यहाँ पर आपको दिया गया है आपकी पाठ्य पुस्तिका में शाम एक किसान। तो ये जो कविता यहाँ पर आपकी दी गई है शाम एक किसान, इस कविता में शाम के समय का जो बड़ा ही मनोहर एक वर्णन यहाँ पर किया गया है कि किस तरह जो शाम का समय है वो हमें दिखाई दे रहा है और प्रकृति का जो दृश्य है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर यहाँ पर बताया गया है। और कहा गया है कि इस दौरान, यानी कि शाम का जो समय है, इस दौरान जो पहाड़ हैं वो किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कोई किसान वहां पर बैठा हुआ हो और अपने सिर पर साफा बांधे, यानी कि पगड़ी बांधे हुए बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। और उन पहाड़ों के नीचे जो नदी बह रही है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसान के पैरों में चादर पड़ी हुई हो। तो शुरू करेंगे हम आज की कविता को। आप सभी बिल्कुल ध्यान पूर्वक इसके भावार्थ को समझने का प्रयास कीजिएगा। आकाश का साफा बांधकर, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी की चादर। तो यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं, बिल्कुल ये आपकी ही पाठ्य पुस्तिका से लिया गया चित्र है। तो इसमें आप देख रहे हैं जो पहाड़ को दिखाया गया है यहाँ पर। तो सक्सेना जी यहाँ पर कहते हैं अपनी इस कविता में कि एक किसान इन पंक्तियों, एक किसान के माध्यम से इन पंक्तियों में शाम होने के समय का जो प्राकृतिक दृश्य है उसका वर्णन वो कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि आकाश का साफा बांधकर, यानी कि आसमान को उसके सर की पगड़ी के समान बताया है। आसमान में जो बादल घूम रहे हैं, क्योंकि आपने पहाड़ों, आप शाम के समय का दृश्य देखेंगे तो पहाड़ों के ऊपर बिल्कुल बादल किनारे किनारे पर बादल होते हैं और मानो ऐसा प्रतीत हो रहा होता है कि जैसे पहाड़ जो है वो आकाश को छूने के लिए जा रहे हों। तो बिल्कुल वही दृश्य यहाँ पर दिखाया है कि जैसे पहाड़ों ने आकाश की पगड़ी अपने सिर पर बांध रखी हो। साफा यानी कि पगड़ी, ठीक है, साफे का अर्थ है पगड़ी। तो आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता, चिलम यानी कि जो हुक्का, गांव में बड़े बुजुर्ग लोग आपने देखा होगा गांव में हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और चिलम फूकते हैं। तो वही
यहाँ पर क्योंकि जो सूर्य की लाल लाल किरणें हैं, जब सूर्यास्त होता है तो वो लाल रंग का हो जाता है। तो अस्त के समय वो बिल्कुल ठीक उसके मुंह के सामने दूसरे पहाड़ के ऊपर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो किसान चीलम गुड़गुड़ा रहा हो। ठीक है, तो आकाश का साफा बांधकर और सूरज की चिलम को खींचता बैठा है पहाड़। कौन बैठा है? ये पहाड़ बैठा है, यानी कि पहाड़ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो कोई किसान बैठा हुआ हो और वो आकाश का साफा बांधा हुआ है, जैसे किसान एक साफा अपने सिर पर बांधे रखते हैं, पगड़ी अपने सिर पर बांधे रखते हैं और चीलम अपनी कुर्सी पर, अपनी जो चारपाई होती है उस पर बैठकर गुड़गुड़ाते रहते हैं। तो बिल्कुल वही दृश्य आज प्रकृति का दिखाई दे रहा है, पहाड़ों का दिखाई दे रहा है, आसमान का दिखाई दे रहा है और सूरज का दिखाई दे रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी, नदी चादर सी, और पहाड़ों के बीचों बीच से निकलती हुई नदी इस प्रकार प्रतीत हो रही है, इस प्रकार दिखाई दे रही है मानो जो किसान बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहा है कि उसने अपने घुटनों पर चादर डाल रखी हो, यानी कि अपने पैरों को आधा ढक रखा हो चादर से। तो वो जो पहाड़ है वो इस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। नदी जो उनके बीचों बीच से निकल रही है मानो कि वो किसान चादर ओढ़कर बैठा हो। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, और सामने ही जिस प्रकार ठंडियों की, यहाँ पर सर्दियों की रात का वर्णन कवि ने अपनी इस कविता में किया है कि किस तरह सर्दियों की शामें होती हैं, सर्दियों की शाम कैसे होती है। तो यहाँ पर अंगीठी का वर्णन भी उन्होंने किया है कि पलाश के पेड़ों पर जो लाल लाल पुष्प खिले हुए हैं, वो पुष्प किस प्रकार से लग रहे हैं, किस प्रकार दिखाई दे रहे हैं, मानो कवि जैसे कोई किसान अंगीठी में कवि को वो अंगीठी में जलते हुए उन लाल लाल अंगारों के समान प्रतीत हो रहे हैं, जिनको शाम के समय किसान आराम से बैठकर अपने घर में हुक्का गुड़गुड़ाते हुए सेक रहा है। तो यहाँ पर प्रकृति का दृश्य भी उसी प्रकार दिखाई दे रहा है, जैसे आप यहाँ चित्र में देख भी रहे हैं। आप यहाँ पर दो पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं और उन दो पेड़ों में लाल लाल रंग के आपको पुष्प दिखाई दे रहे हैं। तो वही यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, यानी कि पलाश के पेड़ों का जंगल है पास में ही, और उस पर खिले हुए लाल लाल फूल इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं मानो अंगीठी दहक रही हो उसके पास ही। अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, यानी कि अब जो अंधकार है, पूरब में अब अंधकार छा चुका है, पूर्व में अंधकार सिमट कर बैठा है। अब वो कैसा प्रतीत हो रहा है? अंधकार दूर पूर्व में, जो जहां से सूरज उगता है उस तरफ, अब जहां अस्त हो रहा है वहां तो अभी थोड़ा बहुत सूरज की लालिमा है, लेकिन जहां सूरज अंत हो रहा है, जहां सूरज उगता है, जहां से सूरज आ चुका है, निकल चुका था सुबह, वहां अब अंधकार चारों ओर छा चुका है। और वो अंधकार कैसा प्रतीत हो रहा है? सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सिमट कर बैठी भेड़ों का जो झुंड है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जब शाम के समय भेड़ें जंगल में घूम कर आती हैं और फिर वह एक जगह इकट्ठी होकर बैठ जाती हैं, तो इसी प्रकार का वह दृश्य लग रहा है कि मानो जो भेड़ें हैं वो दिन भर विचरने के बाद, चरने के बाद अब एक जगह सिमट कर इकट्ठी होकर बैठ गई हों। तो पूरब की तरफ का जो अंधेरा है वो इसी प्रकार सा दिखाई दे रहा है, इसी तरह का दिखाई दे रहा है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चीलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। यानी कि सूर्यास्त का वर्णन कवि अपनी इन पंक्तियों में कर रहे हैं, प्यारी सी पंक्तियों में कर रहे हैं। तो इसी बीच जब ये सारी चीजें प्रकृति में हो रही है, जब इस तरह का दृश्य प्रकृति में दिखाई दे रहा है,
तभी अचानक, आपने देखा होगा शाम के समय जब आप टहलने निकलते हैं, जब आप घूमने निकलते हैं, तो मोर की आवाज, मोर की जो कूक है वो आपको सुनाई देती है दूर जंगलों से। अगर आसपास आपके अगर जंगल है तो वहां पर आपको शाम के समय मोर की आवाज जरूर सुनाई देगी। यानी कि वही कवि यहाँ पर बता रहे हैं, वही यहाँ पर कवि वर्णन कर रहे हैं कि इस यहाँ पर शाम के होने का मनोहर, शाम के मनोहर सन्नाटे को भंग करने का वर्णन कवि कर रहे हैं अपनी इन पंक्तियों के द्वारा। कवि कैसे कह रहे हैं, चारों तरफ जो ये शांति छाई है, यानी कि जब सूरज डूब रहा है और इस तरह का वातावरण है कि शाम का समय हो गया है, सब अपने अपने जगहों पर जाने लगे हैं। किसान भी अब दिन भर काम करके थक के अपने घर पर चारपाई में बैठा हुआ है और अपनी जो चीलम है उसको पी रहा है, अंगीठी को सेक रहा है। तो जो इसी तरह का एक शांत सा दृश्य प्रकृति में दिखाई दे रहा है। लेकिन इस चारों तरफ छाई हुई शांति के बीच अचानक एक मोर कूक पड़ता है, एक मोर बोल पड़ता है। कैसे बोलता है, मानो जैसे कोई आवाज लगा रहा हो, मानो जैसे कोई पुकार रहा हो। सुनते हो, चीलम औंधी धुआं उठा। यानी कि अब जो चीलम है वो किसी ने उलट दी है, पलट दी है। जब चीलम खत्म हो जाती है, जब उसको नहीं पीना बंद कर देते हैं, जब वो बुझ जाती है तो उसको पलट देते हैं, उसकी राख को उसके अंदर से निकाल देते हैं। तो सुनते हो, चीलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। यानी कि किसी ने अब ये जो दृश्य है, ये सारा दृश्य अब एक घटना में बदल गया है। जैसे कि किसी ने चीलम को उलट दी हो और जो जलती आग थी अब वो धीरे धीरे बुझने लगी है, धुआं उठने लगा है। असल में अब सूरज डूब रहा है और अंधेरा छा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर सूर्यास्त का वर्णन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा किया है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कविता पसंद आई होगी। फटाफट से कविता का एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि बहुत छोटी सी कविता है। तो यहाँ पर फिर से मैं कविता को एक बार आपके लिए रिवाइज करती हूँ, हम फिर पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे। तो क्या लिखते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, का आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी नदी की चादर चादर सी। तो यहाँ पर कवि ने आकाश का, प्रकृति का वर्णन इस प्रकार से किया है, इस प्रकार से प्रकृति के बारे में बताया है कि, और इस प्रकार से उस शाम के बारे में बताया है जो सर्दियों की शाम है, उसका वर्णन उन्होंने किया है। उसका एक मनोरम चित्रण यहाँ पर किया है कि कवि कहते हैं शाम के समय जो पहाड़ होते हैं हमारे, वो पहाड़ इस तरह के प्रतीत होते हैं मानो जैसे कोई किसान बैठा हुआ हो अपने सिर पर साफा बांधकर। तो पहाड़ों ने किसका साफा बांधा है अपने सिर पर? आसमान का साफा बांधा है, आसमान की पगड़ी बनाई है अपने लिए। और वो चीलम, सूरज की चिलम को खींच रहा है। सूरज अब लाल लाल प्रतीत हो रहा है, तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे उस किसान के हाथ में चिलम हो और वो उसको पी रहा हो। और बैठा है पहाड़, और वो प्राकृतिक जो दृश्य है वो इस तरह से लग रहा है जैसे पहाड़ बैठा हो उस किसान की भांति, घुटनों पर पड़ी है नदी की चादर। क्योंकि सर्दियों की शाम है तो ठंड शाम से ही शुरू हो जाती है, तो किसान जब बैठा हुआ है तो उसने अपने घुटनों तक चादर डाली हुई है। तो ये प्रकृति भी बिल्कुल उसी प्रकार दिखाई दे रही है, मानो पहाड़ों के नीचे जो नदी बहती है वो मानो ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे किसान ने अपने घुटनों पर चादर डाल रखी हो। और पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी। पलास का जंगल है, उस पर लाल लाल पुष्प खिले हुए हैं और वो लाल पुष्प एक यहाँ पर
अंगीठी के समान प्रतीत हो रहे हैं, जिसमें लाल लाल आग जो है वो जली हुई है। अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। गल्ले यानी कि झुंड, और अंधकार जो है, अंधेरा जो है वो प्रारंभ हो रहा है, शुरू हो रहा है पूरब से, और वो पूरब में आना शुरू हो गया है। वहां पे सिमटा हुआ बैठा है, मानो जैसे शाम के समय भेड़ें पूरे दिन भर चरने के बाद सिमट कर इकट्ठी होकर एक जगह पर बैठ जाती हैं। और इसी शांत वातावरण को भंग करते हुए एक आवाज आती है मोर की, और वो ऐसी प्रतीत होती है मानो कोई आवाज लगाकर कह रहा हो, सुनते हो चिलम औंधी, यानी कि चिलम अब उलट दी गई है, चिलम अब बुझ चुकी है, समाप्त हो चुकी है, तो उसको उलट दिया गया है। सूरज डूब चुका है, सॉरी धुआं उठा, सूरज डूबा, धुआं उठ रहा है, सूरज डूब रहा है, और वास्तव में अब अंधेरा छा गया है, वास्तव में अब शाम हो गई है, सूरज जो है वो डूब चुका है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की ये जो कविता है ये हमारी यहाँ पर पूर्ण होती है। अब हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे। बहुत ही छोटी सी कविता थी, तो आप लोगों को ये समझ में भी आई होगी, पढ़ने में भी अच्छी लगी होगी। तो अब कुछ प्रश्न हैं जो हम करेंगे इस पाठ से जुड़े हुए। आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में आप इनको सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो इस पाठ से है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। जो यहाँ पर आपकी कविता है, इसमें जो शाम का दृश्य है, शाम होने का जो दृश्य है, उसको किसके समान दिखाया गया है? एक किसान के रूप में दिखाया गया है। तो किसान के रूप में दिखाया गया है, यह एक रूपक है। ठीक है, किसान का रूप दिया गया है, तो यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उप अलंकार, आप लोगों ने अलंकार शायद पढ़े होंगे, शायद नहीं भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पर उपमा दी गई है, से किसान उपमा इसे कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए, देखिए पहली एक रूपता, पहली समानता किसमें बताई गई है? आकाश और साफे में। जो साफा किसान ने पहना हुआ है, बिल्कुल वैसा ही साफा पहाड़ ने पहना हुआ है आकाश के रूप में। तो जिस तरह यहाँ पर एक रूपता किसकी है? साफे की है, यानी कि किसान का साफा और पहाड़ का साफा। कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इस तरह तीसरी एकरूपता नदी और चादर में दिखाई गई है। एक और यहाँ पर बताया कि वो किसान ने जो है अपने पैरों में क्या डाला है? किसान ने अपने पैरों में नदी की जो चादर है वो डाली है। जिस प्रकार और इस प्रकार आप यहाँ नदी जो है उसको निकालते हैं। तो इसी तरह का कुछ नदी है, वो इस तरह की प्रतीत हो। तो यहाँ पर चादर में तीसरी जो एक रूपता है वो चादर और नदी में दिखाई गई है, मानो नदी हो चादर सी। अब आप दूसरी और चौथी, पांचवी एक रूपताओं को खोज कर लिखिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न यहाँ पर दिया है। इससे पता चलता है कि आपने कविता को कितने ध्यान से पढ़ा है। ठीक है, केवल और केवल 2 पैराग्राफ की ये कविता है, बहुत ही छोटी कविता है। अगर आप इतनी सी चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो समझा अगर आपने होगा, तो मुझे आशा है कि आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर दिया है, आकाश का साफा, दूसरा नदी
चादर, ये आपको यहाँ पर दो एक रूपता दी है। और अगला आपको कहा है कि आप खुद से बांट कर बताइए। तो हम यहाँ पर एक बार फिर से कविता में जाएंगे और इसको हम पढ़ेंगे। देखिए जो हमने पहला बताया कि यहाँ पर हमें पहला क्या बताया कि आकाश साफे सा बांधकर, यहाँ पर आकाश का साफा बांधकर जो किसान है वो बैठा है, नदी चादर सी है। दूसरा, भेड़ों के गले सा, ये आपका जो दूसरा है ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। और दूसरा एक यहाँ पर क्या है, प्लास की जंगल की अंगीठी, ठीक है, जो प्लास के जंगल की जो अंगीठी है, जंगल में है प्लास के जो पुष्प है वो किस तरह के दिखाई दे रहे हैं, मानो वह अंगीठी जो है वो जल रही हो। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ पर अगला, अचानक बोला किसी ने आवाज दी जैसे, सुनते हो चीलम औंधी धुआं उठा। तो इस तरह हमने बाकी के ये जो प्रश्न है इनको आप इसमें जुड़े हुए बाकी के जो और भी यहाँ पर वाक्यांश दिए गए हैं उनको आप स्वयं से करेंगे। ये आपका होमवर्क है। 3 हमने छाटे और बाकी क्योंकि यहाँ पर 5 दिए गए हैं तो बाकी आप और 5वां आपके लिए होमवर्क है। आप इसको एक बार कविता को फिर से पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए कि से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा और आसमान में क्या क्या परिवर्तन। तो तीनों आपके हैं कि आप इन्हें स्वयं करें। आप सबसे घर की जो छत है, देखिए इससे आपकी लेखन क्षमता जो है, कल्पना शक्ति जो है वो बढ़ेगी। तो आप अगर इसको करके देखेंगे तो ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, ज्यादा अच्छा लगेगा इस काम को। अपने घर की छत या खिड़की से आपने देखना है। अब आपको ये देखना है कि शाम होना कब से शुरू हुई है, पहला प्रश्न है। दूसरा है कि जब शाम हुई यानी कि सूरज डूबने की जो ये प्रक्रिया शुरू हुई और इसमें से सूरज डूबने यानी कि अंधेरा आने में कितना टाइम लगा और इस बीच प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हुए, आसमान में आपने क्या क्या चेंजेस देखे, उस टाइम पे क्या क्या हो रहा था, किस तरह का दृश्य आपको दिखाई दे रहा था। अगर आपकी छत से पहाड़ दिखाई देते हैं, अगर आपकी छत से मैदान दिखाई देते हैं, अगर आपकी छत से खुला आसमान दिखाई देता है, तो क्या क्या परिवर्तन प्रकृति में आए, ये आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाने वाला प्रश्न है। और आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए आप अगर चाहें तो इस कविता की मदद ले सकते हैं। आप इस कविता को 2 से 3 बार पढ़िए और सबसे पहले तो प्रश्न 1 जो है उसका उत्तर दीजिए और उसके बाद प्रश्न 2 का उत्तर दीजिए। तो इस तरह हमारी जो कविता है, बहुत छोटी सी कविता थी, कंप्लीट हमारी कविता हो गई है। तो बच्चों आज की हमारी कविता बहुत छोटी सी कविता थी। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखी गई शाम एक किसान, ये हमने पढ़ भी ली और इसके भावार्थ को भी हमने समझा। इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न जो हमें यहाँ पर दिए गए थे अभ्यास के, जो कविता से लिए गए थे, ये भी हमने किए और हमने देखा कि जो दोनों ही प्रश्न हैं ये आपके लिए ज्यादा, आप इसको अगर करेंगे तो आपको ज्यादा इस कविता से जुड़ने का मौका मिलेगा। तो दोनों ही प्रश्नों में आप के लिए होमवर्क है। दोनों प्रश्नों का जो होमवर्क है आप इसे करके लेके आएंगे और क्योंकि बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत सारी चीजें सोचने के लिए, समझने के लिए और बहुत सारी नई बातें आप इसमें लिख सकते हैं अपने मन से, अपने दिमाग से, अपने ज्ञान से। तो आज का जो सेशन हमारा है वो यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नए सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।